गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक अपन ने चैप्टर नंबर 9 की बात की थी। चैप्टर नंबर 9 था फलोद्यान की स्थापना। ठीक है, फलोद्यान प्रबंधन, फलोद्यान की स्थापना, उनमें सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर अपना है चैप्टर नंबर 11 फल परिरक्षण। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो अपने अभी तक हॉर्टिकल्चर ही चल रहा है, हॉर्टिकल्चर के चैप्टर ही चल रहे हैं। अपन ने फलोत्पादन पढ़ लिया था अपन ने। ठीक है, फलों की खेती जो था वो पढ़ लिया था अपन ने। दूसरा फलोद्यान प्रबंधन पढ़ लिया था। और तीसरा अपना चैप्टर है, मतलब टोटल जो देखा जाए तो ओवरऑल 11 चैप्टर है अपना। 11 चैप्टर कौन सा है? फल परिरक्षण चैप्टर पढ़ेंगे आज। देखो स्टूडेंट्स, फल परिरक्षण का मतलब होता क्या है? फल परिरक्षण का मतलब है कि फल और सब्जियां या उद्यानिकी जो उत्पाद होते हैं, उद्यानिकी उत्पादों में फल भी आता है, फूल भी आता है और सब्जी भी आती है। उद्यानिकी उत्पादों को विभिन्न विधियों के द्वारा लंबे समय तक सुरक्षित रखने की क्रिया फल परिरक्षण कहलाती है या परिरक्षण कहलाती है, प्रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मतलब किसी भी उत्पाद है, उस उत्पाद को आप बिना सड़े गले या बिना खराब हुए लंबे समय तक यदि सुरक्षित रख पा रहे हो तो उस क्रिया को अपन परिरक्षण बोलेंगे। ठीक है, परिरक्षण जो फल परिरक्षण जो चैप्टर है आपका, वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा क्वेश्चन आता है इससे 3 नंबर का, 3 नंबर का बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है इससे, है ना। वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो 4 नंबर का चैप्टर है ये बोर्ड में, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन इसी में से आता है, वो उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि इसमें फल परिरक्षण चैप्टर में अपने टोटल, जैसे अपन ने लास्ट चैप्टर में अपन ने 4 पॉइंट बना के उसको अलग अलग डिस्कस किया था, इसी प्रकार इसमें भी टोटल कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट पढ़ेंगे अपन। देखो पहला पॉइंट है इसमें ए पॉइंट, जिसकी बात करें, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। परिरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है, महत्व और भविष्य। भारत में फल परिरक्षण की वर्तमान कैसी कंडीशन है, स्थिति क्या है, उसका महत्व क्या क्या है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और इसका भविष्य क्या है। भारत में कौन कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं जिसके कारण फल परिरक्षण हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट है फल परिरक्षण के सिद्धांत, फल परिरक्षण के सिद्धांत एवं विधियां। नेक्स्ट पॉइंट है अपना फल परिरक्षण के सिद्धांत एवं विधियां। ठीक है, सिद्धांत एवं विधियों में अपन फल परिरक्षण में काम में ली जाने वाली, फल परिरक्षण का मतलब ये नहीं है कि केवल फलों का ही परिरक्षण कर रहे हैं अपन, सब्जी का परिरक्षण भी साथ साथ में कर रहे हैं। फल और सब्जी दोनों का परिरक्षण कर रहे हैं इसमें, है ना। तो ध्यान रखना है कि फल परिरक्षण में कौन कौन से सिद्धांत काम में लिए जाते हैं जिनके द्वारा अपन फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित और उचित गुणवत्ता के साथ में रख सकते हैं। ठीक है, फल परिरक्षण की विधियां 2 प्रकार की रहेगी, अस्थायी विधि, अस्थायी विधियां और स्थायी विधियां। अस्थायी विधियों का तात्पर्य यह है, अस्थायी विधियां मतलब टेम्परेरी मेथड्स और परमानेंट मेथड्स। टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड। देखो टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड में बात करें, टेम्परेरी मेथड की तो मतलब अस्थायी विधि की, तो अस्थायी विधि कुछ समय के लिए अपन कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक सुरक्षित रखते हैं, तो वो अस्थायी विधि होती है। ठीक है, और स्थायी विधि का मतलब होता है कि कुछ महीनों से लेके लगभग 1 साल तक या 1-1.5 साल तक अपन सुरक्षित किसी भी फल को रख सकते हैं, तो उसको वो स्थायी विधि में आएगा। कौन कौन सी विधियां वो डिस्कस करेंगे आगे। तीसरा अपना पॉइंट रहेगा इसमें फल व सब्जियों की डिब्बाबंदी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फल व सब्जियों की डिब्बाबंदी, कैनिंग बोलते हैं जिसको। फल और सब्जियों की डिब्बाबंदी। देखो डिब्बाबंदी परिरक्षण का एक मुख्य घटक मानते हैं अपन। किस प्रकार घटक मानते हैं कि कोई भी उत्पाद आप बना रहे हो, जैसे आम का अचार बना रहे हो, तो अचार को ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आप उसको बिक्री करोगे, कहीं ना कहीं उसको पैकेट में पैक करोगे। कोई डिब्बा लोगे, कोई कांच की बोतल लोगे, प्लास्टिक की बोतल लोगे, कोई टिन के डिब्बे लोगे, तो उस प्रकार उनको डिब्बाबंदी मतलब उनको पैक करके बाद में उनको बेचा जाता है, उनका विक्रय किया जाता है। तो डिब्बाबंदी के भी चरण पढ़ेंगे अपन, 8-9 चरण है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार मैंने चरण पढ़ाऊंगा आपको उसी प्रकार क्रम में ये चरण होते हैं। पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, लास्ट में अंत में क्या होगा। और लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है फलोत्पाद। डी पॉइंट है इसका, फलोत्पाद।
फलोत्पाद में यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है अपने, सबसे इंपॉर्टेंट फलोत्पाद। कौन कौन से फलोत्पादों के बारे में पढ़ेंगे? पहला फलपाक, कौन सा है? फलपाक, जिसको जेम बोलते हैं। दूसरा अवलेय है, जिसको जेली कहेंगे। तीसरा है मुरब्बा, जानते होंगे मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा फेमस है, मुरब्बा प्रिजर्व कहा जाता है जिसको। चौथा है पानक, स्क्वेश, स्क्वेश भी बोलते हैं पानक को। पांचवा है टमाटर का सॉस, छठा है अचार, या अचार को सुरक्षित रखने की विधियां, सुरक्षित रखने की विधियां। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अपन, या इस चैप्टर में अपन 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति, महत्व और भविष्य, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रहेगा फल परिरक्षण के सिद्धांत और विधियां कौन कौन सी है, उसमें स्थायी विधि और अस्थायी विधि पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट रहेगा फल व सब्जियों की डिब्बाबंदी, मतलब कैनिंग किस प्रकार की जाती है। और चौथा और लास्ट पॉइंट रहेगा फलोत्पाद, कौन कौन से पॉपुलर फलोत्पाद है, जिन फलोत्पादों को सबसे ज्यादा बनाया जाता है और सबसे ज्यादा इनकी डिमांड रहती है, मांग रहती है। उसमें अपन पढ़ेंगे 5 प्रकार के फलोत्पाद, फलपाक और जेम किस प्रकार बनाई जाती है, किस प्रकार इनको सुरक्षित रखा जाता है, बनाने की पूरी विधि के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। दूसरा है अवलेय या जेली, तीसरा है मुरब्बा प्रिजर्व, चौथा है पानक जिसको स्क्वेश बोलते हैं, पांचवा है टमाटर का सॉस, टोमेटो सॉस, और छठा है अचार। अचार के बारे में, बनाने की विधि के बारे में डिस्कस नहीं किया गया अपने सिलेबस में। इसमें ओनली इतना ही बताया गया कि अचार को सुरक्षित कैसे रखते हैं, कौन कौन सी विधियां, 4 विधियां, वो पढ़ेंगे अपन डिटेल से। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट, फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति, महत्व एवं भविष्य। देखो, वर्तमान स्थिति के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, फिर उसके महत्व के बारे में बात करेंगे, और फिर आएगा अपना इसका भविष्य, किस प्रकार भविष्य में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अपन थोड़ा जनरल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, सामान्य बिंदु पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बुक में बहुत सारी डिटेल दी हुई है, जो भी की पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि देखा जाए तो भारत एक विविधताओं वाला देश है। देखो, कहा जाता है कि भारत एक विविधता वाला देश है, विविधता वाला देश। इंडिया इज ए डाइवर्सिफाइड कंट्री। क्यों? क्योंकि इसमें जलवायु की विविधता पाई जाती है, भाषाओं की विविधता पाई जाती है, रहन सहन में विविधता पाई जाती है, ठीक है, मृदा में विविधता पाई जाती है, खान पान में विविधता पाई जाती है, वेशभूषा में विविधता पाई जाती है। लगभग अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग प्रकार का रहन सहन है, अलग अलग प्रकार का खान पान है, अलग अलग प्रकार की वहां की जलवायु है। इसलिए अपन भारत को क्या बोलते हैं? विविधता वाला देश बोलते हैं, ठीक है। तो जलवायु भी अलग अलग है। अपन यहाँ पर बात करें जलवायु की, तो जलवायु भारत में अलग अलग राज्यों की बात करें या अलग अलग क्षेत्र विशेष की बात करें तो वहां पर अलग अलग प्रकार की ही जलवायु उपलब्ध होती है, अलग अलग प्रकार की जलवायु है। इसका एक लाभ, बहुत बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? क्या होता है, कई देशों में अपन देखते हैं कि ठंडी जलवायु है, केवल एक ही प्रकार की जलवायु है वहां पर, ठंडी, मान लो ठंडी जलवायु है, तो उसमें उन देशों में क्या होगा, ठंडी जलवायु है तो ठंडी जलवायु वाले ही फल और सब्जियां उगा सकते हैं, या ठंडी जलवायु वाली ही फसलें उगा सकते हैं। मतलब खेती जो करेंगे वो केवल ठंडी जलवायु के ऊपर आधारित ही करेंगे, जो खेती ठंडी जलवायु में हो सकती है, ठीक है। गर्म जलवायु वाली चीजें वहां पर उगा ही नहीं सकते अपन, वर्षा ऋतु वाली चीजें उगा ही नहीं सकते। लेकिन अपने भारत में क्या है, भारत में तो जलवायु अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, सभी प्रकार की जलवायु, शुष्क जलवायु भी है, गर्म जलवायु भी है, आर्द्र जलवायु भी है, ठंडी जलवायु भी है, सभी प्रकार की जलवायु है। तो कहा जाता है कि भारत में लगभग सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार की फसलें, सारे के सारे अपन उगा सकते हैं। बात करते हैं अपन फल परिरक्षण चैप्टर की बात कर रहे हैं तो अपन फल और सब्जी की बात करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, फल और सब्जी के उत्पादन में
इंपॉर्टेंट है, जेड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फल व सब्जियों के उत्पादन में, फल व सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। चीन के बाद दूसरा स्थान है। देखो, आप विश्व में जलवायु की अधिक जनसंख्या की बात करते हो, तो अधिक जनसंख्या भी सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश कौन सा है? भारत। उसी प्रकार फल और सब्जियों के उत्पादन की बात करें तो फल और सब्जियों का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, और दूसरे स्थान पर कौन आता है? भारत। ठीक है, तो फल और सब्जियों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, अब अपन बात करें 2013-14 के आंकड़े हैं अपने पास। 2013-14 में, सत्र 2013-14 में जो फलों का कुल उत्पादन हुआ था, फलों का कुल उत्पादन 88.97 मिलियन टन। ये इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। सत्र 2013-14 में देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में कुल फलों का जो उत्पादन हुआ था वो कितना मिलियन टन हुआ था? 88.97 मिलियन टन, 88.97 मिलियन टन। ठीक है, सब्जी का उत्पादन देखा जाए तो सब्जियों का उत्पादन कितना होता है? देखो, ध्यान रखना है कि सदैव सब्जियों का उत्पादन फलों की अपेक्षा ज्यादा होगा। ठीक है, फलों की अपेक्षा सब्जियों का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, तो 162.89 मिलियन टन कितना उत्पादन हुआ था? 2013-14 की बात कर रहे हैं अपन। 2013-14 के अनुसार टोटल फलों का उत्पादन 88.97 मिलियन टन हुआ था भारत में। टोटल सब्जियों का उत्पादन 162.89 मिलियन टन कुल उत्पादन हुआ था। पूरे भारत की बात कर रहे हैं, सभी राज्यों को मिलाकर। ठीक है, ये डाटा अपने को ध्यान में रखने हैं। बात करते हैं अपने भारत में क्या है कि फलोत्पादन अच्छा हो रहा है, सब्जियों का उत्पादन अच्छा हो रहा है, परंतु अपनी एक समस्या है। समस्या क्या है कि अपन परिरक्षण पर ध्यान सबसे कम दे रहे हैं। परिरक्षण का तात्पर्य यह है कि तुड़ाई के बाद फल और सब्जियों को अपन कम से कम सुरक्षित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कम से कम सुरक्षित कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसमें नुकसान भी हो रहा है। तो ध्यान रखना कि तुड़ाई के बाद फल व सब्जियां, तुड़ाई के बाद फल व सब्जियां बिना उपयोग किए ही, तुड़ाई के बाद 25 से 30% फल व सब्जियां, तुड़ाई के बाद लगभग 25 से 30% फल व सब्जियां बिना उपयोग किए ही नष्ट या कह सकते हैं खराब हो जाती है। देखो, तुड़ाई के बाद जो टोटल जो उत्पादन होता है, जैसे 100% उत्पादन है, 100% उत्पादन में से 25 से 30% जो कुल उत्पादन है वो तुड़ाई के बाद खराब होकर नष्ट हो जाता है। कोई उपयोग काम में नहीं लेते अपन। तुड़ाई में कई बार तुड़ाई में नष्ट हो जाता है, उसके परिवहन में नष्ट हो जाता है, जैसे कोई मंडी में बेचते हैं अपन तो नष्ट हो जाता है। उसके लिए फिर रखरखाव में अपने पास में इतने संसाधन नहीं है, इतने कोल्ड स्टोरेज इकाइयां नहीं है, इतने परिरक्षण करने के उपकरण अपने पास में उपलब्ध नहीं है, साधन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण अपन क्या करते हैं कि अपने पूरे देश में कुल उत्पादन का 25 से 30% फल और सब्जियां तुड़ाई के बाद बिना काम में लिए ही खराब हो जाती है। समझ में आ गया? ठीक है, ये था इसका सामान्य बिंदु थे, कुछ 2-3 बिंदु थे। अब अगली बात करें अपन, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान में भारत में क्या कंडीशन है परिरक्षण की, वो बात करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, इसको आगे हेडिंग लगा के लिखना है, फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वर्तमान स्थिति। वर्तमान में भारत में फल परिरक्षण कितना किया जा रहा है, क्या उसकी कंडीशन है, कौन कौन सी विधियां काम में ली जा रही है, उसके बारे में देखो। केवल इतना ही ध्यान रखना है, कुल उत्पादन का, यह भी इंपॉर्टेंट डाटा है, कुल उत्पादन किस किस का, फल व सब्जी का, कुल उत्पादन का केवल 2% भाग ही
परिरक्षण में काम में लिया जाता है, परिरक्षण में काम लिया जाता है। भारत में देखा जाए तो परिरक्षण बिल्कुल केवल बहुत कम है। परिरक्षण में फल और सब्जियों केवल 2% भाग ही कुल उत्पादन होता है, उसका 25 से 30% भाग तो बिना काम में लिए नष्ट हो जाता है। केवल 2% भाग ही, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जेड में भी क्वेश्चन आता है कि भारत में फल परिरक्षण में कितना प्रतिशत फल और सब्जियों का काम में लिया जाता है, तो कितना लिया जाता है, केवल 2% भाग ही फल और सब्जियां काम में ली जाती है। अगली बात करें तो जबकि अपन विकसित देशों की बात करें, कई ऐसे विकसित देश हैं जहां पर 70 से 80%, विकसित देशों में 70 से 80% भाग परिरक्षण में काम में लेते हैं। उन देशों में क्या होता है, टोटल जो उत्पादन है उसका 20% भाग तो अपन फ्रेश फ्रूट, ताजे फल के रूप में खाने में काम में ले लेते हैं, लेकिन जो 70 से 80% भाग है वो भाग परिरक्षण के लिए काम लेते हैं, मतलब वहां पर बिल्कुल भी खराब नहीं होने दिया जाता, ठीक है, कम से कम खराब होने दिया जाता है। लेकिन भारत में बात करें तो केवल 2% ही है, बहुत कम है, परिरक्षण का बहुत कम है। देखो परिरक्षण इकाइयां बहुत कम है, परिरक्षण का लोगों को ध्यान भी नहीं है, तो परिरक्षित किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं, यदि ये चीजें अपने को पता चल जाए तो अपन भी परिरक्षित कर सकते हैं उनको, और जो 2% है इसको अपन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो भारत में केवल 2% ही फल और सब्जियों को परिरक्षण के लिए काम में लिया जाता है, जबकि विकसित जो देश है उन देशों में 70 से 80% भाग परिरक्षण के लिए काम में लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन बात करें भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला। भारत में नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रथम, वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं अपन, प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला सन 1920 में बंबई में स्थापित की गई थी, बंबई में स्थापित की गई थी। भारत में सबसे पहले परिरक्षण करने की जो प्रयोगशाला है, जो लैब है, वो कब स्थापित की गई थी, सन 1920 में। कहां पर, बंबई में स्थापित की गई थी, ठीक है। बात करते हैं सन 1939 में भी सन 1939 में कई परिरक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई, परिरक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। सन 1939 में भी कई परिरक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। इन परिरक्षण प्रयोगशालाओं में कई प्रकार के उत्पाद बनाने प्रारंभ कर दिए, जैसे मुरब्बा होता है, ठीक है, कैंडी होती है, अचार होता है, ये सारी चीजें बनाना इनमें शुरू कर दिया था। आगे बात करें सन 1947 की, सन 1947 जब देश आजाद हुआ था, उस समय क्या हुआ कि फल परिरक्षण उद्योगों को लेकर सरकार ने इस पर चिंतन किया और इसका विकास तीव्र गति से प्रारंभ हो गया। कब हो गया फल परिरक्षण का विकास प्रारंभ तीव्र गति से, कब हुआ, सन 1947 में, ठीक है। बाद में उस सन 1955 में गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक फल उत्पाद आदेश लागू किया गया था। फल उत्पाद आदेश पूछा जा सकता है, फल उत्पाद आदेश कब लागू किया गया, कब स्वीकृति दी गई, कब स्वीकृति दी गई इसको, सन 1955 में। फल उत्पाद आदेश मतलब फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, FPO बोलते हैं शॉर्ट में, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, FPO। देखो FPO शॉर्ट में लिखा जाता है, पूछा जाता है FPO की फुल फॉर्म क्या है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। कब लागू किया गया था, सन 1955 में लागू किया गया था इसको भारत में, ठीक है। इस अधिनियम का काम क्या था, इस अधिनियम के मुख्य 2 उद्देश्य थे। कौन कौन से उद्देश्य थे, कि एक तो उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, देखो 2 उद्देश्य थे इसके, 2 उद्देश्य। पहला उद्देश्य, ठीक है, पहला उद्देश्य क्या था, परिरक्षित पदार्थों की गुणवत्ता नियंत्रण, परिरक्षित पदार्थों की गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट्स। जो परिरक्षित पदार्थ है, जैसे अपन अचार बनाते हैं वो एक परिरक्षित पदार्थ हो गया, अपन मुरब्बा बनाते हैं वो भी एक परिरक्षित पदार्थ है। तो
जो भी कंपनियां या जो भी उद्योग परिरक्षण का काम कर रहे हैं या परिरक्षित पदार्थ बना रहे हैं, तो उनकी गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है, जो मानव है, मनुष्य है, उनके लिए वो लाभदायक है या हानिकारक है या पौष्टिक है या नहीं है, ये सारी चीजें का जांच कौन करता है? फल उत्पाद आदेश के अनुसार ही इनका नियंत्रण होता है। दूसरा उद्देश्य क्या रहेगा इसका? दूसरा उद्देश्य था उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थ तैयार करना। उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थ तैयार करना, प्रिपेयर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले, इसका मेन उद्देश्य दो ही थे। फल उत्पाद आदेश के कौन से दो उद्देश्य है ये पूछा जा सकता है 1 नंबर में। दो उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला, परिरक्षित पदार्थों की गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट्स। दूसरा था उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थ तैयार करना, प्रिपेयर हाई क्वालिटी फूड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दो उद्देश्य थे इसके। समझ में आ गया? 1955 में फल उत्पाद आदेश एफपीओ फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर स्थापित या कह सकते हैं इसको स्वीकृति दी गई थी, लागू किया गया था। अब बात करते हैं, एक डाटा है अपने पास में 1 अप्रैल 2009 का। एक डाटा है अपने पास में 1 अप्रैल 2009 का। 1 अप्रैल 2009 तक, 1 अप्रैल 2009 तक भारत में कुल फल व सब्जी की जो परिरक्षण की इकाइयां हैं तक भारत में कुल फल व सब्जी परिरक्षण इकाइयां 6471 थी। कितनी थी? कितनी इकाइयों को स्वीकृति मिल चुकी थी? 1 अप्रैल 2009 तक भारत में कुल फल और सब्जी की परिरक्षण की जो इकाइयां हैं, जो उद्योग धंधे हैं, उन उद्योगों को, कितने उद्योगों को मिल चुका था ये स्वीकृति? 6471 उद्योग स्वीकृत किए जा चुके थे। भारत सरकार के द्वारा इनको मान्यता दी जा चुकी थी फल और सब्जी के परिरक्षण के लिए। क्लियर? ये थी इसकी वर्तमान स्थिति। समझ में आया? देखो, वर्तमान स्थिति में दोबारा डिस्कस करता हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला सन 1920 में बंबई में स्थापित की गई थी। बंबई, पहले आजकल जो मुंबई है उसको बंबई बोला जाता था पहले। सन 1939 में कई परिरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई, जिनमें मुरब्बा, कैंडी, अचार, बहुत सारे उत्पाद बनाए जाना प्रारंभ किए गए। सन 1947 में फल परिरक्षण में तीव्र गति देखी गई, उनके विकास तीव्र गति से हुआ। सन 1955 में फल उत्पाद आदेश एफपीओ फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर को स्वीकृति दी गई। इसके दो उद्देश्य थे, जो भी उत्पाद बन रहे हैं, परिरक्षित उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण और उच्च गुणवत्ता वाले परिरक्षित उत्पाद बनाना। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2009 की बात करें तो उसमें भारत में फल और सब्जी की कुल जो इकाइयां थी वो 6471 कुल इकाइयां थी। क्लियर? ये थी इसकी फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति। अब अपन बात करते हैं इसके महत्वों की। क्या क्या महत्व है? इन सभी को जिस प्रकार मैं नोट करवा रहा हूं, कॉपी में शॉर्ट नोट की तरह नोट कर लेना है। ठीक है, और आपकी जो बुक है, डिटेल पढ़नी है तो बुक में आप पढ़ सकते हो। बुक में ये चीजें दी हुई है जो मेरे द्वारा आपको समझाई गई है। ये शॉर्ट वर्ड है, शॉर्ट कीवर्ड बना लिए मैंने, उस प्रकार आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। बात करते हैं इसके महत्व की, इंपॉर्टेंस। फल परिरक्षण का महत्व क्या है? यदि फल परिरक्षित कर रहे हैं अपन, भाई जो आम है, आम को एक तो आम के रूप में ही बेच रहे हैं मार्केट में, है ना, ताजे फल के रूप में काम में लेने के लिए। एक आम का आप जो कच्चा आम होता है, केरी बोलते हैं जिसको, उसका अचार बना के बेच रहे हो, तो उसका महत्व क्या रहेगा? कोई ना कोई महत्व है, तभी तो अपन इस पर इतना जोर दे रहे हैं। तो इसके बहुत सारे महत्व हैं। पहला महत्व है अपना आर्थिक महत्व है। कौन सा महत्व है? आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पहला है, आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी उत्पाद है, जो भी फल और सब्जियां हैं, जैसे अपन उत्पादित करते हैं, उनको डायरेक्ट तोड़ के मार्केट में ले जाके बेच देते हैं। ये अपनी निश्चित प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि प्रकृति ने एक चीज बनाई है कि सभी फल और सब्जियां की जो एक ही जाति के हैं,
उनका परिपक्वन काल समान होता है। जैसे आम है तो आम जिन महीनों में पकेगा उस महीनों में पकेगा, अपन उनको परिवर्तित नहीं कर सकते, ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए। कोई सब्जी है उसका परिपक्वन का समय जो भी महीना है उस महीने में ही वो पकेगा, तो एक साथ पकते हैं। ठीक है, एक साथ पकने के कारण क्या होता है, उत्पाद की जो पूर्ति है, जो सप्लाई है वो ज्यादा हो जाती है बाजार में। सप्लाई ज्यादा होने के कारण क्या होता है, जब भी सप्लाई ज्यादा होती है बाजार में किसी भी उत्पाद की, तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत में गिरावट आ जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि उत्पाद मिलेगा, बड़ी मात्रा में उत्पाद मिल रहा है, इसका मतलब उसकी कीमत कम मिलेगी, तो किसान को बहुत ज्यादा घाटा होता है। उसके जो भी वो सोच के बैठता है कि मेरे को इतना प्रॉफिट होगा या इतना मुझे अब की बार कमाना है, वो चीजें नहीं हो पाती है। क्यों, उसके उत्पाद जो उत्पादित किया उसने, उसका विक्रय मूल्य उसको बहुत कम मिलता है, इस कारण उसको नुकसान होता है। तो इसके लिए यदि उससे बचने के लिए अपने पास में फल परिरक्षण की कोई इकाई है, यदि अपने को पता है कि फल परिरक्षण कर सकते हैं अपन, तो उसके द्वारा अपन फलों को सुरक्षित रख के कुछ समय के लिए सुरक्षित रख लो, और बाद में जब अपनी मार्केट में उस फल की आवाजाही बंद हो जाए उस समय उस फल को बेचो आप, तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। ठीक है, तो अपन अच्छी कीमत लेने के लिए भी ये आर्थिक महत्व है। मतलब इसमें कह सकते हैं कि कोई भी ताजा फल आप बेच रहे हो, एग्जाम्पल आप लेते हो कि आम है, आम आप बेच रहे हो मार्केट में 40 रुपए किलो बिक रहा है। कितने रुपए किलो मार्केट में? यदि आम 40 रुपए किलो बिक रहा है, जिस टाइम आम का सीजन होता है उस टाइम में 40 रुपए किलो के समथिंग बिक रहा है। ठीक है, यदि आप मार्केट में बेचोगे तो आपको भी 40 रुपए किलो मिलेगा। ठीक है, 40 रुपए का मतलब तो ये हो रहा है कि जो भी रिटेलर होता है वो आप जो लोग लेने जाते हैं उनको देता है। किसान से वो लगभग 25 रुपए या 30 रुपए में खरीदता है, 25 से 30 रुपए में ही खरीदता है वो, तो किसान को तो 25 से 30 रुपए मिले आम के 1 किलो के। ठीक है, यदि उस किसान के पास में कोई परिरक्षण इकाई होती है और या वो अचार बना के बेचता, उसका आम का अचार बना के बेचता, कच्चे आम तोड़ के उसका अचार बना के बेचता, तो अचार की कीमत लगभग जो ये कीमत है उसकी ताजे फल की, उससे 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। मान सकते हैं अपन 120 से 150 रुपए किलो मान सकते हो। ठीक है, तो न तो अपने उत्पाद में के कीमत में कमी हुई, यहाँ पर अपने को आर्थिक महत्व ज्यादा हो रहा है, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, सीधी सी बात है आर्थिक महत्व ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना है, यदि परिरक्षण आप काम में ले रहे हो तो आर्थिक महत्व ज्यादा होगा। अगला अपन बात करें, इसका है औद्योगिक महत्व है। औद्योगिक महत्व किस प्रकार है, देखो औद्योगिक महत्व है। दूसरा है इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, औद्योगिक महत्व है इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। औद्योगिक महत्व कैसे है, देखो फल परिरक्षण जब अपन करते हैं तो कई प्रकार की चीजों की अपने को आवश्यकता पड़ती है। जिन चीजों की अपने को आवश्यकता पड़ती है वो चीजें कहीं ना कहीं कोई दूसरे उद्योग में बनाई जाती है। जैसे अपन बात करें टिन के डिब्बे, जो डिब्बे आते हैं कई, उन डिब्बों में अपन अचार डालते हैं या कोई भी जैसे मुरब्बा पैक करते हैं, उन डिब्बों को बनाने के लिए कोई उद्योग होगा तो औद्योगिक महत्व हो गया। उस उद्योग को कच्चा माल, उद्योग से जो माल है उसके लिए, उसकी बिक्री के लिए सोर्स खुल जाएंगे। कांच की बोतलें, कांच व प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, कई पेय उत्पाद होते हैं, कई तरल उत्पाद होते हैं जिनको बोतलों में पैक किया जाता है। कांच की बोतलों में भी जैम जेली को पैक किया जाता है, कांच की जो बड़े साइज की बोतलें होती हैं उनमें। उसके अलावा जो चीनी उद्योग है, क्योंकि चीनी भी एक परिरक्षक के रूप में काम में ली जाती है, चीनी उद्योग, नमक उद्योग, सिरका उद्योग, रासायनिक परिरक्षकों वाले उद्योग। रासायनिक परिरक्षक 2 ही है एग्रीकल्चर में, रासायनिक परिरक्षक केवल 2 ही है, बस परमानेंट याद कर लेने 2 ही है, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे किस प्रकार इनको काम में लिया जाता है। इन उद्योगों में काम में आता है। कई प्रकार के अपने को उपकरण भी चाहिए, जैसे सील बंद करने के लिए उपकरण व मशीनें भी चाहिए, है ना। तो ये सभी उद्योगों में उत्पादित होते हैं, उद्योगों द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये औद्योगिक महत्व भी हो गया कि यदि फल परिरक्षण आप लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं उद्योगों में भी बढ़ावा होगा, उद्योगों के लिए भी ये सही चीज होगी। तीसरा पॉइंट अपना
तीसरा इंपॉर्टेंस है परिरक्षित पदार्थों का निर्यात। परिरक्षित पदार्थों का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट ऑफ प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट्स। देखो जो विदेश है, विदेशों में कई ऐसे देश है जिनमें अपने जो उत्पादन होता है वो उत्पादन वहां नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो आयात करते हैं मतलब अपन निर्यात करके उन देशों को परिरक्षित पदार्थ बना के उनका निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। विदेशों में इसकी कीमत भारत की अपेक्षा दुगुनी मिल जाती है कम से कम, ठीक है। तो दुगुनी मिल जाएगी तो अपने को आमदनी ज्यादा होगी, किसान को फायदा ज्यादा होगा, गवर्नमेंट को फायदा ज्यादा होगा, हर एक आदमी को जो इस रोजगार से जुड़ा हुआ है उस आदमी को ज्यादा होगा। तो यदि परिरक्षित पदार्थ आप बना रहे हो तो विदेशी मुद्रा भी अपना अर्जित कर सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं, ये भी इसका एक महत्व हो गया। अगला महत्व है रोजगार उपलब्धता। रोजगार उपलब्धता, देखो जो उद्योग स्थापित होंगे सीधी सी बात है श्रमिकों की आवश्यकता होगी। कई प्रकार के जो कार्मिक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। हम बात कर रहे हैं रोजगार उपलब्धता की। देखो जब उद्योग धंधे ज्यादा विकसित होंगे, भारत में उद्योग धंधे जब ज्यादा विकसित होंगे तो उनमें रोजगार भी चाहिए, उनमें कर्मचारी भी चाहिए, उनमें श्रमिक भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। मतलब जो बेरोजगारी की समस्या है उसका निवारण भी कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। तो रोजगार की उपलब्धता भी उससे बढ़ेगी। बात करते हैं आगे, पांचवा है संतुलित आहार। यदि आप परिरक्षण करते हो तो कहीं ना कहीं जो जनता है, जो मनुष्य, जो जनसंख्या है उसको संतुलित आहार भी उपलब्ध करवा रहे हो आप। किस प्रकार आहार उपलब्ध करवा रहे हो? देखो कोई भी अपन उत्पाद बनाते हैं, जैसे केरी है, कच्चा आम है, केरी है। यदि केरी की ऐसे ही उसको काम में ले रहे हो तो वो उतनी ज्यादा पोषक तत्व उपलब्ध नहीं करवाता। जबकि उसका अचार बना के यदि खा रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीजें अपन मिला देते हैं, ठीक है। उसके कारण वो पौष्टिक हो जाता है और संतुलित मात्रा में उसमें पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं, तो उसमें संतुलित आहार भी अपने को उपलब्ध हो जाता है। ये 5 इसके महत्व है, परिरक्षण के 5 महत्व है। पहला आर्थिक महत्व है, औद्योगिक महत्व है, परिरक्षित पदार्थों का निर्यात कर सकते हैं, रोजगार उपलब्धता और संतुलित आहार, ये थे इसके महत्व है। अब अपन बात करते हैं कि फल परिरक्षण का भविष्य कैसा है भारत में। भविष्य, फ्यूचर ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन। भविष्य, फ्यूचर। स्टूडेंट्स भविष्य की बात करें तो अपने देखो, मैंने वही भी पहले जनरल डिस्कशन में मैं बता रहा था कि अपने भारत में केवल 2% ही फल और सब्जियां ऐसी है जिनको अपन फल परिरक्षण के काम में लेते हैं, या अपन कह सकते हैं कि इसमें 25 से 30% फल और सब्जियों का कुल उत्पादन जो होता है उसका 25 से 30% नष्ट हो जाता है बिना काम में लिए। तो जो 25 से 30% जो भाग नष्ट हो रहा है उस भाग को क्यों न फल परिरक्षण में काम में लिया जाए। तो अपने अपार संभावनाएं, क्योंकि जहां पर कम मात्रा में जो चीज है वहां पर संभावनाएं ज्यादा होती है। भारत में हर एक चीज उपलब्ध है भाई, उद्योग धंधे उपलब्ध है अपने पास में, मशीनें जो है, उपकरण है, वो सारे के सारे उपलब्ध है। तो भारत में फल परिरक्षण की अपार संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा संभावनाएं, आराम से अपन इसमें सुधार कर सकते हैं, अपार संभावनाएं, ठीक है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिनके कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा। जो फल परिरक्षण क्षेत्र है उसका विकास कुछ समस्याओं के कारण नहीं हो पा रहा। हम थोड़ा सा उन समस्याओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो कौन कौन सी समस्याएं हैं। पहली समस्या, फल व सब्जियों की वांछित किस्मों का न होना। अपने पास जो किस्में, ज्यादातर देसी किस्में चलती है अपने, ठीक है, जो पारंपरिक जो चीजें चल रही है उन्हीं को लेके अपन चलाते हैं, नई किस्में बहुत कम काम में ले रहे हैं। तो अपने क्या है, एक तो अच्छी किस्में इतनी नहीं है, जिनका विकास इतना नहीं हुआ है, जिसके कारण अपन को फल परिरक्षण करने में समस्या आ रही है। दूसरी चीज क्या है, सहायक पदार्थों के गुणों में भिन्नता।
सहायक पदार्थों जैसे चीनी, नमक, सिरका, तेल आदि के गुणों में भिन्नता, क्वालिटी जो होती है इनके जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग होते हैं। कोई उद्योग है वो अच्छे प्रकार का नमक बना रहे हैं, कोई उद्योग है कोई किसी नमक में अलग प्रकार की चीज ऐड कर रहे हैं, कोई उद्योग है वो चीनी की कम गुणवत्ता वाला चीनी बना रहा है, कोई अच्छी गुणवत्ता वाला चीनी बना रहा है। तो ये भी भिन्नता के कारण अपने पॉसिबल नहीं है फल परिरक्षण करना। ठीक है, कई बार इनमें भी कोई गड़बड़ आ जाती है जिसके कारण फल परिरक्षण पर्याप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, तेल जो उद्योग है उनमें तेल में कई प्रकार की मिलावटें की जाती है जिससे उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है और उनसे अपन परिरक्षण नहीं कर सकते। परिरक्षण के लिए ध्यान रखना है कि सारी चीजें एकदम शुद्ध होनी चाहिए, तब जाके परिरक्षण अच्छा माना जाएगा। अगला है पैकेजिंग सामग्री की उपलब्धता न होना। पैकेजिंग सामग्री, अपने पास में किसी भी उत्पाद को पैक करने के लिए जो सामग्री है वो बहुत कम उपलब्ध है या महंगी उपलब्ध है। कम उपलब्धता या महंगी। या तो पैकेजिंग सामग्री जो मिलती है पैकेट, यदि आप पैक करके आप बेचना चाह रहे हो तो उसमें क्या होगा, या तो वो बहुत ज्यादा महंगी मिलेगी तो अपने को देखो, जब कोई चीज महंगी मिलेगी तो उसमें लाभ कम होगा अपने को। ठीक है भाई, पैक करने में पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो उसमें लाभ कम होगा। दूसरी चीज की सामग्री की उपलब्धता ही कम है, बहुत कम मात्रा में अपने पास में पैकेजिंग मटेरियल है जिसके कारण भी अपन फल और सब्जियों का परिरक्षण नहीं कर पा रहे हैं उचित मात्रा में। अगली है तकनीकी मार्गदर्शन का अभाव। तकनीकी मार्गदर्शन का अभाव, जो टेक्निकल गाइडेंस होती है, तकनीकी मार्गदर्शन उसका भी अभाव है। लोगों को पता ही नहीं है कि अपन ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, उनमें एबिलिटी है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आम से अपन अचार बना के बेच सकते हैं, अपन खुद उद्योग लगा सकते हैं, अपन उनको ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो तकनीकी ज्ञान है वो तकनीकी ज्ञान अपने बहुत कम है, कम लोगों के पास में, इसलिए फल परिरक्षण जो उद्योग है उसका विकास नहीं हो पा रहा है। ये भी एक बड़ी समस्या है। अगली समस्या है गाँव में, जो गांव है देखो अपने ज्यादातर जनसंख्या जो है लगभग 60% के लगभग 60 से 65% जो जनसंख्या है वो आज भी गांव में निवास करती है। ठीक है, तो गांवों में देखा जाए तो गांव में हर एक चीज की उपलब्धता कम रहती है। कोई भी चीज ला रहे हो तो उसकी उपलब्धता शहरों की अपेक्षा गांव में कम रहती है, तो उसको लाने ले जाने में जो किराया वगैरह लगेगा वही ज्यादा लग जाएगा। तो गाँव में इसकी उपलब्धता कम होने के कारण भी गाँव में पहली बात पता ही नहीं है लोगों को, यदि किसी को पता है तो वो खर्चे के डर से या ज्यादा खर्चे के डर से, कम लाभ के डर से वो इस काम को नहीं कर पा रहा है। तो ये कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं। दूसरी एक समस्या और है कि अपने इंडिया में इस चीज पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, इस चीज पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी चीज, इस चीज को बढ़ावा केवल शहरी क्षेत्रों में दिया जा रहा है, न कि ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा न देने के कारण इस क्षेत्र का विकास बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें, इन चीजों के द्वारा अपन फल परिरक्षण में समस्या उत्पन्न होती है अपने। तो ध्यान रखना है कि ये था पहला पॉइंट, फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति, महत्व क्या क्या है इसके और भविष्य। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे फल परिरक्षण के सिद्धांत एवं विधियां। तो नेक्स्ट लेक्चर में फल परिरक्षण के सिद्धांत और विधियां पढ़ेंगे। इस लेक्चर में यहाँ तक ही। तो थैंक यू।